हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एक जो है सुपरवाइजर की क्लास ले रहे हैं स्पेशल, जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पे पूरा बेस्ड होगा। ये जो है हम लोगों ने अलग से नहीं कराया था, तो हम लोग इसको वन लाइनर में आप लोग के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करा रहे हैं। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, जो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेलीग्राम पे आप जैसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वहां पे से लिंक से देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ जो है वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट पे अपने आंसर जरूर लगाते चलिएगा कि आपको क्या क्या चीजें पता है। ये पूरा हम लोग जो है देखेंगे, तो इस पर रहेगा। यदि आप नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अलग अलग पेपर से संबंधित जो परीक्षा आप देते हैं उससे संबंधित आपको तैयारी करने का अवसर मिलेगा, चाहे एमसीक्यू के माध्यम से हो, चाहे वन लाइनर के माध्यम से हो। पूरी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो बिल्कुल कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप हमें सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप सर को फॉलो करना चाहते हैं तो शार कुमार तिड़की के नाम से उनकी आईडी है। इवन क्लियर सीजीपीएससी के नाम से हमारा फेसबुक पर चैनल भी है। तो वहां पे फेसबुक चैनल पे जो जाके क्लियर सीजीपीएससी चैनल ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करते हैं तो क्लियर सीजीपीएससी 16 या सीजीपीएससी नॉलेज हब इस तरीके से लिख के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। दो चैनल मिलते हैं, एक चैट ग्रुप भी है, एक चैनल है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी क्लियर सीजीपीएससी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करके यूजर नेम, वो मेरी आईडी है, मैं फॉलो कर जो है मैं उसको चलाती हूँ, ऑफिशियल मेरी आईडी है वो। और तो short.clearcgpsc सर की आईडी है। बाकी सीजीपीएससी नॉलेज हब पर आप वीडियो देखते हैं हमारा। ट्विटर पे भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं क्लियर सीजीपीएससी के नाम से। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। मैं ये अधिनियम अगर नहीं भी लिखूं तो भी आप समझिएगा मैं इसी अधिनियम की बात कर रही हूं, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो है पूरा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर ही बेस है। तो पूरा ध्यान रखिएगा, यही अधिनियम के बारे में बात होगी। जो भी क्वेश्चन आएंगे, 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन तक लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपसे पेपर में एज इट इज क्वेश्चन फंस जाए, तो बिल्कुल इसको देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, संसद से कब अधिनियमित हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 2015। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इस पर एक विधेयक लाया गया है जिसमें इसमें परिवर्तन की बात कही जा रही है, संशोधन की बात करी जा रही है, जो 2021 में लाया गया है। राज्यसभा लोकसभा से वो पारित भी हो चुका है, उस पर अधिनियमित होना बाकी है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठा दे। तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 2015 को ये जो अधिनियम था 2015 वाला, वो अधिनियमित किया गया था। अगर हम इसकी लागू की बात करें तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 जो है पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो इसका डेट याद रखिएगा 2016। अगर आपको डेट याद रखना है तो 15 जनवरी 2016, जस्ट मकर संक्रांति के दूसरा दिन 15 जनवरी 2016 से क्या हुआ है, पूरे देश में लागू हुआ है। अब पूरे देश में लागू हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि ये जो आपका अधिनियम है, पूरा नाम है इसका किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। अगर बात करें ये संविधान के किन अनुच्छेदों से प्रेरित है, तो आपको अनुच्छेद कुछ मिलेंगे, जैसे 15 का 3। यहाँ पे आपको जो है महिला बालक सभी के लिए जो है प्रावधान किए जाते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 जो डीपीएसपी वगैरह रहते हैं, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 से पूरा उसी में आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ के जो अनुच्छेद है कुछ, इनसे प्रेरित है हमारा जो अधिनियम है। तो बिल्कुल 15 का 3, 39 का ड और च, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 याद रखिएगा, ये यही से प्रेरित होकर आपका अधिनियम बना है। चौथा क्वेश्चन आता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 भारत में कहां पर लागू है। तो आपको ये पता होगा कि संपूर्ण भारत में है, केवल जम्मू कश्मीर के छोड़ के। एक और चीज याद रखिएगा, आप लोग बार बार जो है ये हमेशा हमको पूछते हो, 370 हटने के बाद क्या ये नियम लागू होंगे। तो 27 तरीके से जो नियम है, जो बड़े बड़े नियम थे वो सभी लागू थे। उन नियमों में इन सारे नियमों का उल्लेख नहीं मिलता। हो सकता है ये अधिनियम पर वापस जब विधेयक का जो 2021 में जो लाया गया है, जब वो अधिनियम के रूप में अधिनियमित होगा, तो हो सकता है वहां पे ये परिभाषा जो है बदल जाए। पर अभी याद रखिएगा भारत में जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू है।
उसके अलावा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत परित्यक्त बालक कौन होंगे? कैसे बालक को आप परित्यक्त बोलोगे? तो परित्यक्त जिनको त्याग दिया गया हो। तो कौन त्यागेगा? ऐसे बालक जो अपने जैविक या दत्तक माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए हो, उनको हम क्या करेंगे? परित्यक्त बालक। यानी कि जैविक मतलब जो पेरेंट्स है उनके रियल वाले, जिन्होंने जन्म दिया है वो, और दत्तक मतलब जिन्होंने गोद लिया है वो, दोनों ही त्याग दे तो दोनों स्थिति में परित्यक्त बालक कहलाएगा। अब ये अधिनियम है तो मैं बार बार इस अधिनियम का नाम नहीं लूंगी, आप समझिएगा, इन्हीं से संबंधित है क्वेश्चन। बालकों से संबंधित अभी समय भारत में कब अपनाया गया था? तो ये मैंने एक बार और बताया था आपको, बालकों से संबंधित जो अभिसमय था ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय एक अभिसमय है। याद रखिएगा आप इसको पूरा 11 दिसंबर 1992 को ये पूरे यहाँ जो है अलग अलग जो है राष्ट्रों में अपनाया गया था। तो हमारे भारत में 11 दिसंबर 1992 को ये अपनाया गया। इसी के बाद आपका बाल संरक्षण आयोग वगैरह का अधिनियम आया और धीरे से हमारा किशोरों के लिए भी नियम आ गया। तो अभी समय 11 दिसंबर 1992। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी जो है आपको जो आपका अधिनियम है ना उसमें पूरा फाइल में ये लिखा हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम जो है ये 1990 में पारित किया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का था, हमारे भारत में भी ये लागू हुआ था, मतलब भारत ने भी इसके लिए सहमति दी थी। तो संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण जो नियम है याद रखिएगा ये 1990 में जो है आपको मिलेगा। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम भी आता है इसमें 1985 में, वो सभी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा है कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम था किशोर संरक्षण नियम, तो भारत में भी लागू हुआ गया था और ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में ही लागू कर दिया गया था, तो भारत भी इसका सपोर्ट किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासक क्या होंगे? यानी कि अधिनियम बोला है मतलब किशोर जो न्याय है आपका बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 उसी की बात कर रहा है, तो मैं अधिनियम का नाम नहीं भी लिखूंगी तो भी आप जानोगे वही अधिनियम है। इसके अंतर्गत प्रशासक से क्या अभिप्रेत है? प्रशासक क्या होंगे? तो ऐसे सभी लोग जो राज्य उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का कोई जिलाधिकारी हो और जिसे मजिस्ट्रेट के समान शक्ति प्राप्त हो। अनिम्न मतलब होता है राज्य उप सचिव से वो नीचे पंक्ति का नहीं होगा। और अगर कोई जिलाधिकारी को हम लेते हैं, जिलाधिकारी भी क्या होते हैं? आईएएस होते हैं, और उप सचिव भी क्या होते हैं? आईएएस होते हैं। तो एक प्रकार से आईएएस रैंक का जो अधिकारी रहे होगा जिसको मजिस्ट्रेट के समान शक्ति प्राप्त हो, वो अधिनियम के अंतर्गत प्रशासक के रूप में अभिप्रेत किए गए हैं। उसके बाद इस अधिनियम में बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के बारे में कहां पर उल्लेख किया गया है? तो ये बालक कल्याण पुलिस अधिकारी होगा, ऐसा उल्लेख धारा 107 की उपधारा 1 में किया गया है। तो धारा 107(1) यहां पर बालक कल्याण पुलिस अधिकारी का उल्लेख मिलता है। बालक कल्याण 107, ठीक है, 107 बार में कल्याण करेंगे, ऐसा याद रखिएगा। उसके बाद बालक न्यायालय क्या होते हैं? तो मैंने पहले भी बताया था कि बालक न्यायालय स्थापित किया जाता है, बाल संरक्षण आयोग के अधीन भी बताया है। तो याद रखिएगा बालक न्यायालय इस अधिनियम के तहत वही होंगे जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन न्यायालय जो बनाए गए हैं बालक न्यायालय, वही इसके अधीन भी होंगे। अब बालक न्यायालय जो है आपका जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं या न्यायाधीश रह चुके हैं या 10 साल तक अधिवक्ता है, ऐसे लोगों को जो है एक प्रकार से उनको स्थापित करके, मतलब उनके देखरेख संरक्षण में न्यायालय स्थापित करता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगा? किसी भी न्यायालय को या जो जिला न्यायालय होते हैं उसको ही बालक न्यायालय घोषित कर देते हैं। मतलब यहाँ पे न्यायाधीश का कर्तव्य होता है कि किसी को भी वो क्या बना सकता है? बालक न्यायालय। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और आपका लैंगिक अपराधों से संबंधित जो बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आया था, दोनों में जो स्थापित बाल न्यायालय की जो प्रक्रिया है वही सेम इस अधिनियम में भी बालक न्यायालय होंगे। अधिनियम में उचित सुविधा तंत्र की जो धारा 51 के अधीन जो परिभाषा दी गई है उसमें क्या बताया गया है या किसे हम जो है उचित सुविधा तंत्र के अंतर्गत मानेंगे? इस पे अगर बात करें तो धारा 51 में आता है। ये 51 के अंतर्गत याद रखिएगा सरकारी या गैर सरकारी संगठन या यथा स्थिति जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होंगे वो क्या आएंगे? उचित सुविधा तंत्र 15 जो आपका मिलेगा धारा 51 की 1 में, इसी अधिनियम के तहत मिलेगा कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन या फिर यथास्थिति मान्यता बोर्ड जो कि किसके लिए काम करेगा? किशोरों के लिए काम करेगा। इन किशोर के लिए काम किए जाने वाले लोगों को क्या कहते हो आप? उचित सुविधा तंत्र। याद रखिएगा धारा 51 का यहाँ पे 51 का 1 सॉरी 51 का उपधारा 1, तो 51 में क्या होगा? सुविधा मिलेगी। 51 बार जो है जाप करो तो सुविधा मिलेगी, तो 51 में सुविधा।
उसके बाद याद रखना है अधिनियम के अंतर्गत जघन्य अपराध क्या है, हो सकता है ये क्वेश्चन में उठा दे। तो इसी अधिनियम यानी कि आपका बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की ही बात कर रहे हैं हम। इसके अंतर्गत जघन्य अपराध कैसे होंगे, तो ऐसे सभी अपराध जिसमें आईपीसी यानी कि आपका इंडियन पीनल कोड जो आपका रहता है उसकी धारा के अंतर्गत अगर न्यूनतम उसको 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है, 7 से कम नहीं होगा पर न्यूनतम 7 हो और 7 से अधिक, तो वो जघन्य अपराध माने जाएंगे। तो आईपीसी में ये प्रावधान है और इसी अधिनियम को यहाँ पर भी लागू करता है। अगर किसी को जो है 7 या 7 से अधिक जो है अपराध होते जो के लिए सजा दी जाती है तो जघन्य अपराध इसमें भी होंगे। उसके अलावा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, ये क्या चीज है, तो भारत के निवासी या भारत का कोई भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है या कोई विदेशी है, इनके द्वारा अगर बालक का दत्तक ग्रहण किया जाता है, मतलब बालक गोद लिया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण। यानी कि भारत का जो निवासी है, भारत का अनिवासी, सॉरी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा भारत का अनिवासी, यानी कि भारत में जो व्यक्ति नहीं रहता, अनिवासी आएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। भारत का कोई अनिवासी है या भारतीय मूल का व्यक्ति है या कोई विदेशी है, यानी कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो यहाँ पे आके बालक ग्रहण करता है तो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कहलाएगा। अधिनियम में किशोर की जो परिभाषा है वो किस रूप में दी गई है, किशोर कौन होंगे बोलेगा, तो याद रखिएगा वे सभी बालक जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं किशोर हैं। याद रखिएगा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की आपकी तैयारी भी हमारे साथ ही बनी रहेगी, कुछ ना कुछ हम वीडियोस लाकर आप लोग की तैयारी करवाते रहेंगे, जिससे आप जो है जो व्यापम है या सीजीपीएससी के द्वारा जो ली जाने वाली परीक्षाएं हैं उस पर आप बने रह सकते हैं। चाहे आप गृहिणी हो, वर्कर हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप यहाँ पे एक फ्री प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। जो कुछ अच्छे आएंगे जिसके लिए आपको एक्ट वगैरह पढ़ना हो गया या कुछ अच्छा स्पेशल पोस्ट आ गया या सुपरवाइजर कहीं आगे चल के और पोस्ट आ गई, तो यहाँ पे आप लोग का पूरा काम बनेगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन देखना है। सब्सक्राइब ऑप्शन अगर आपको पता नहीं है कि सब्सक्राइब आपने किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब ऐसे लिखा होगा जब भी आप वीडियो को खोलते हैं, वहां पे अगर ये लाल दिख रहे हैं मतलब आपने अभी तक जुड़ा नहीं है, तो आप बिल्कुल इसका कलर चेंज करिएगा। दूसरी चीज, लाइक करिएगा और कॉमेंट करके भी बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। आपको मैंने कल भी बोला था आप लोग बताते नहीं हो क्वेश्चन कैसे है, बिल्कुल बता दिया करो यार आपको, है ना। उसके अलावा आपको इस वीडियो को 1K लाइक, 1K मतलब 1000 लाइक से ऊपर पहुंचाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे लाइक करते हो, और अगर आप इसमें लाइक नहीं करते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो वीडियो बनाने की मेहनत है आप लोग को पसंद नहीं आ रही है और मुझे नहीं बनाना चाहिए, ऐसी फील आने लगती है। तो आप प्लीज लाइक थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ना, अच्छा लगता है मेरे को। इसमें कोई हम लोग को पैसा वैसा नहीं मिलता है यार, प्लीज, है ना, तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, आज जो है, आज तारीख है आपका जो है, तारीख मैं भूल गई हूँ, 21 तारीख है ना, 21 जनवरी। तो 21 जनवरी को जो है आज रात को 7:30 बजे एक वीडियो आने वाली है जो मॉडल टेस्ट रहेगा, स्पेशली सुपरवाइजर वाले लोग के लिए। लेकिन बाकी की जो तैयारी करते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 80% जो सिलेबस है वो बाकी पेपर में भी आते हैं। तो आप महिलाओं के साथ साथ आप भी तैयारी कर सकते हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो स्पेशल है, अपना आकलन स्वयं करें, आप कितना गलत करें कितना सही कर रहे हैं, इसके आधार पे आपको पता चलेगा कि आप सुपरवाइजर के लिए कितना तैयार है। और जो पोर्शन आपका फिर वीक होगा उसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो बिल्कुल बैठिए 7:30 बजे से। चलिए आगे करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अनाथ बालक कौन होंगे, कैसे बालक को आप अनाथ कहोगे, तो ऐसे सभी बालक जिनके जो जैविक माता पिता हैं, जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक नहीं है, और या तो अगर उसके संरक्षक जो है भी वो उसको देख रेख नहीं करना चाह रहा, अनिच्छुक है या असमर्थ है। तो कूट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अनाथ बालक से क्या अभिप्रेरित है, जिनके जैविक माता पिता नहीं है, दत्तक माता पिता नहीं है, ना ही संरक्षक है, ना ही विधिक संरक्षक है, अगर है भी तो उसका मन ही नहीं कर रहा है कि उसको जो है देख रेख करे, और या तो असमर्थ है, पैसा वैसा कौड़ी नहीं है। तो सभी के जो रहेंगे वैसे बालक जो उनसे जुड़े रहेंगे वो अनाथ में ही आएंगे। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, छोटे अपराध कैसे होंगे। छोटे अपराध एकदम छोटा सा अपराध, ऐसे सभी अपराध जिसके लिए अधिकतम 3 माह की कारावास हो, न्यूनतम कुछ भी हो सकता है, 1 दिन का 1 घंटे का भी हो सकता है, पर अधिकतम 3 माह होगा, ये सभी आते हैं छोटे अपराध। याद रखिएगा, जघन्य मतलब 7 साल या उससे अधिक, छोटे अपराध 3 माह तक।
उसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक प्रयोजन के संबंध में नातेदार किन किन को बताया गया है, तो याद रखिएगा चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, यानी कि चाचा चाची, मामा मामी, मातामह मातामही मतलब नाना नानी, पितामह पितामही मतलब दादा दादी, ये सभी इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम मतलब किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत नातेदार के रूप में आएंगे, जो दत्तक प्रयोजन के संबंध में दिए गए हैं। घोर अपराध की परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत किस रूप में की गई है, कैसे अपराध घोर अपराध हो गए, याद रखिएगा 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच यदि कारावास होता है, 3 से 7 वर्ष के बीच कारावास है, अपराध जो है वो घोर अपराध की श्रेणी में आते हैं। मतलब 3 से 7 साल के अगर बीच की सजा है तो घोर अपराध है। बालक कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस एकक, मैंने बताया है बालक कल्याण जो अधिकारी होगा या विशेष पुलिस एकक होगा, तो इसमें बोला गया है इसके लिए धारा कौन सी है, तो धारा 107 के ही अंतर्गत जो है 107 के फर्स्ट में ही मिल जाएगा आपको। बालक कल्याण पुलिस अधिकारी होगा या फिर पुलिस एकक होगा। अब ये पुलिस एकक में आपका जैसे जो थाने के पुलिस उप निरीक्षक वगैरह होते हैं उनको जो है ले लिया जाता है इस पुलिस एकक में। इनका काम क्या होगा, तो जो बच्चे भटके भूले हुए हैं या जिनको जरूरत रहती है संरक्षण की, पूरा यहाँ पे हेल्प के लिए जा सकते हैं, तो पुलिस एकक ही पूरा काम करेगी। अगर कोई बालक जो है अपराध कारित करता है तो भी ये पुलिस एकक ही काम करेंगी, धारा 107 के अंतर्गत। याद रखिएगा 107 में हमको कल्याण करना है, तो बालक कल्याण पुलिस अधिकारी रहेगा जो कि इनकी बालकों की हेल्प करेगा। विशेष पुलिस एकक में कौन आएगा, याद रखिएगा जिले या नगर पुलिस के बल के जो रक्षक रहेंगे, जिला पुलिस रहता है या नगर पुलिस बल रहता है उसका रक्षक हो या रेलवे पुलिस हो, इन सभी को हम विशेष जिला एकक में शामिल कर देते हैं। यदि आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी तो घबराइएगा मत, मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाने वाली हूँ। 2 मिनट से 5 मिनट का वीडियो होगा, आपके सारे डाउट उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है एक मेरा छोटा सा सेशन होगा, वेट करिएगा। बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के साधारण सिद्धांत किस अध्याय में बताए गए हैं, इसमें बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे जो बालकों की देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित है, और ये साधारण सिद्धांत है। काफी सारे इसमें सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे नैसर्गिक न्याय क्या होगा, अपयोजन का सिद्धांत, नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत, संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, उसके अलावा एकांकता या गोपनीयता का सिद्धांत हो गया, समानता का सिद्धांत हो गया, अलग अलग प्रकार के हैं। सकारात्मक उपाय हैं, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, भाग लेने का सिद्धांत, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। याद रखिएगा अध्याय ये 2 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये अध्याय 2 है। धारा अगर पूछेगा तो धारा 3 है। याद रखिएगा अध्याय 2 की धारा 3, यहाँ पे पूरा सिद्धांतों का वर्णन है। अध्याय 2 की धारा 3 याद रखिएगा। धारा अध्याय जो 3 है आपका किशोर न्याय बोर्ड आ जाता है। तो सिद्धांत जब भी आप बालकों की देखरेख संरक्षण की बात कर रहे हो तो नाम से पकड़ना है, उसका सिद्धांत कहाँ मिलेगा, धारा 3 और अध्याय 2 में। याद रखिएगा निर्दोषिता का सिद्धांत अधिनियम में किस रूप में मिलता है, तो धारा 3 के उपधारा 1 के अंतर्गत ही देता है। इसमें बोलता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बालक हैं वो दोषी नहीं माने जाएंगे। ये निर्दोषिता का सिद्धांत बोलता है इस अधिनियम के मान्यता के अनुसार। याद रखिएगा जितने लोग को 18 वर्ष की आयु तक ये जो है उपधारण दी जाएगी कि किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय के दोषी नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम ये मानेंगे कि उन्होंने जानबूझ के अपराध नहीं किए हैं, ऐसा आता है इस निर्दोषिता का सिद्धांत में। किशोर न्याय बोर्ड के बारे में अधिनियम में कहां पर है, तो ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको। किशोर न्याय बोर्ड के बारे में जो है अध्याय 3 में मिलेगा, उसकी धारा 4 बताती है किशोर न्याय बोर्ड के बारे में। धारा 3 निर्दोषिता का सिद्धांत यानी कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को बताती है। फिर बोर्ड की शुरुआत होगी, सबसे पहले पकड़ेंगे हम धारा 4। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 4 किशोर न्याय बोर्ड है। अब किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत कैसे बच्चों के लिए निर्णय लिए जाएंगे, याद रखिएगा ऐसे सभी बालक जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया हो, मतलब कानून जो प्रचलित है, आईपीसी में जो धाराएं हैं, सीआरपीसी में जो बातें हैं, उनका अगर कोई बच्चा उल्लंघन कर रहा है तो हम उनको किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत लेकर आएंगे।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बोर्ड की संरचना बताइए, यानी कि इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे सदस्य और अध्यक्ष कौन होंगे। तो एक मजिस्ट्रेट होगा, जिला स्तर पे जो है खोला जाता है ये किशोर न्याय बोर्ड। तो इसमें एक मजिस्ट्रेट बैठेगा, इस पर 2 सामाजिक कार्यकर्ता होना जरूरी है, इसमें से एक तो महिला का होना आवश्यक है। अगर एक मजिस्ट्रेट के साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता है, इस सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य में से एक महिला जरूर होगी। किशोर न्याय बोर्ड याद रखिएगा। किशोर न्याय बोर्ड के कृत्य और शक्तियों का उल्लेख ये कहां पे मिलेगा, तो किशोर न्याय बोर्ड के उत्तरदायित्व, कृत्य, शक्तियां ये सभी अधिनियम की धारा 8 में बताई गई है। यहाँ पे आपको पूरा चीजें पढ़ने को मिल जाएगा कि उन लोग क्या क्या काम करेंगे। उसके अलावा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में अधिनियम में कहां पर प्रक्रिया बताई गई है। तो ऐसे सभी बालक जो विधियों का उल्लंघन करेंगे उनके लिए प्रक्रिया की बात करेगा, तो अध्याय 4 में ये पूरा प्रक्रिया मिलता है। उसके अंतर्गत जो अभिकथित बालक है, यानी कि जो आपका विधि का उल्लंघन किए हैं, उनको आप अध्याय जो आपका 4 है उसके अंतर्गत प्रक्रिया का शुरुआत करके धारा 10 याद रखिएगा। अगर गिरफ्तारी के बारे में कहीं पूछ दिया तो याद रखना धारा 10 के अंतर्गत हम गिरफ्तारी की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया आएगी जिसमें जो है आपको धारा 10 के अंतर्गत उनको हम गिरफ्तार करेंगे और पूरी चीजें मिलेंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अध्याय 4 के अंतर्गत प्रक्रिया शुरू होता है, धारा 10 के अंतर्गत हम गिरफ्तारी की जो है शुरू कर देते हैं। उसके अलावा इस अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान क्या है, तो यही है धारा 10 में अभिकथित बालकों की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर ही उसको जो है बोर्ड के समक्ष, बोर्ड मतलब किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। याद रखिएगा 24 घंटे के भीतर का यहाँ पे समय देता है, 24 घंटे का धारा 10 बोलती है ऐसे बालकों को गिरफ्तार किए जाने के लिए। बालक न्यायालय की शक्ति का उल्लेख इस अधिनियम में किस धारा में मिलता है, याद रखिएगा धारा 9 जो बालक न्यायालय के बारे में बताता है। और बालक न्यायालय क्या होगा, जो जो अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2000 आपका जो है 5, उसके अलावा जो है आपका अलग से जो हमारा लैंगिक अपराध के लिए जो बालकों का संरक्षण हम करते हैं उसका जो अधिनियम है हमारा 2012 जिसमें बताया गया है, सेम वैसे ही बालक न्यायालय होगा धारा 19 के अंतर्गत। विधि का अगर कोई उल्लंघन कर रहे हैं बच्चे, तो इनमें भगौड़े बालक यानी कि ऐसे बच्चे जो विधि का उल्लंघन करके भाग जाते हैं, उनके संबंध में उपबंध किस धारा के अंतर्गत मिलता है, याद रखिएगा अधिनियम की धारा 26 है, जो बताती है कि यदि कोई बालक जो है अपराध कारित किया है और भाग जाता है, यानी कि वो भागता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम भगौड़े बालक के लिए, तो जो भी कानून रहेगा उसके बारे में पूरा धारा 26 में बताता है कि तत्समय मतलब वर्तमान जिस समय अपराध वो कर रहा है उस समय जो है जो भी उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए क्या जो है बात जो है हमको करना है, या कैसे उसको विशेष गृह में डालना है या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान से अगर मान लो ऐसा हमने रखा हुआ है, अगर वहां से ये भाग गया तो बालक अगर भगौड़ा हो गया तो क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ पे बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और ये भी याद रखिएगा इस धारा 26 में एक बात और बताती है, मान लो किसी हम बालक को जो विधि का क्या किया है उल्लंघन किया है, और उल्लंघन करने के बाद मान लो हमने उसको रखा था किसी विशेष गृह, संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पे, और अगर वो बालक भाग जाता है मतलब भगौड़ा हो जाता है, तो 26 के अंतर्गत भागा था उसी के अंतर्गत जो धारा 2 है 3 है, इसमें आपको मिलेगा कि जहां से वो बालक भागा था उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगा, वापस लेके आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बालक कल्याण समिति संबंधित प्रावधान के दर्शन अधिनियम में कहां मिलते हैं। तो बालक कल्याण समिति याद रखिएगा अध्याय 5 शुरू हो जाता है बालक कल्याण समिति के संबंध में। धारा 27 में जो है बालक कल्याण समिति की स्थापना की जाती है, कहां पे की जाएगी, धारा 27। और यहाँ पे जो है बालक कल्याण समिति के बारे में याद रखिएगा अध्याय 5 है, ये अलग से है। इस अध्याय 5 में पूरा बालक कल्याण समिति से संबंधित बातें दी गई है, जैसे बालक कल्याण समिति की स्थापना आवश्यक क्यों है, तो प्रत्येक जिला में देख रेख एवं संरक्षण की जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए हमको बालक कल्याण समिति की आवश्यकता है, देख रेख एवं संरक्षण वाले बच्चे जिनको जरूरत है। और धारा 27 के अंतर्गत ही आपको परिभाषा मिल जाएगी क्यों जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। बालक कल्याण समिति की संरचना यानी कि अध्यक्ष सदस्य के बारे में पूछा गया, तो एक अध्यक्ष होगा, याद रखिएगा। अध्यक्ष के साथ साथ याद रखिएगा इस चीज को पूरा, इसमें जो है 4 अलग से सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला और एक ऐसा व्यक्ति जो बाल विशेषज्ञ हो, 7 वर्ष जिसको अनुभव हो होना आवश्यक है। उसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक सचिव की भी नियुक्ति की जाती है जो अलग से रहती है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, एक अध्यक्ष 4 सदस्य और एक सचिव भी होता है इसमें ना। बालक कल्याण
समिति में एक सचिव भी होता है, मेरा लिखाया नहीं है ढंग से, लिखते ही बार है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सचिव भी होता है इसमें। उसके अलावा बालक कल्याण समिति की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? तो बालक कल्याणी की क्या क्या शक्ति होगी समिति की? तो समिति की शक्तियां 19 में है, बालक कल्याण समिति 27 और उनकी शक्तियां 29 में, एक धारा छोड़ के। 28 धारा में क्या है, प्रक्रिया दिया है उस समिति के संबंध में, तो 29 में पूरा जो उसके शक्तियां उनके बारे में बताया है। बालक कल्याण समिति के कृत्य कहाँ बताए हैं? तो शक्तियां अगर 29 में है तो कृत्य और उत्तरदायित्व किस में होंगे? तो याद रखिएगा इस अधिनियम की धारा 30 में बालक कल्याण समिति के कृत्य, उत्तरदायित्व, इन सब का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो आप ऐसे याद करते चलेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को तो आपको मिल जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बालक हैं, बालकों को अधिनियम की किस अध्याय में रखा गया है? मतलब ऐसे बालक जिनको देखरेख के एवं संरक्षण की जो है आवश्यकता है, इनके लिए स्पेशल अध्याय है क्या? हाँ है, बिल्कुल, अध्याय 6। अध्याय 6 में पूरा जो है इसमें बताया गया। अध्याय 6 धारा 31 से शुरू होता है। इस अध्याय 6 में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए पूरा बातें बताई गई है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन अधिनियम की किस धारा में बताया गया? प्रत्यावर्तन मतलब सौंपा जाना, तो इनका जो प्रत्यार्पण करना है या प्रत्यावर्तन करना है ये धारा 40 में बताया गया है। अगर इसमें अभ्यर्पण वर्ड आया, अभ्यर्पण करना, याद रखना अभ्यर्पण वर्ड धारा 36 में मिलता है, लेकिन इसका जो है आपको जो प्रत्यावर्तन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? धारा 40 में मिलेगा। याद रखिएगा, अभ्यर्पण बोला तो 36 और आपका जो है प्रत्यावर्तन बोला तो धारा 40। याद रखिएगा इसमें उसमें जो है आपको प्रत्यावर्तन के लिए जो है अलग अलग लोगों को जो है चुना जाता है, उसको भी देख लीजिएगा। किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण से क्या प्रेरित है? तो याद रखिएगा अभिप्रेत क्या होगा, प्रत्यावर्तन या संरक्षण से। तो प्रत्यावर्तन करना मतलब बालक को माता पिता को दे देना, या दत्तक माता पिता को दे देना, या उसके पोषक माता पिता को दे देना, या किसी संरक्षक को या योग्य व्यक्ति को आप अगर देते हो, उसको सौंपते हो, कोई संगठन भी हो सकते हैं इसमें, तो वही कहलाता है बालक का प्रत्यावर्तन, जो धारा 40 के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा। खुला आश्रम या आश्रय का उल्लेख किस अधिनियम की किस धारा में है? तो खुला आश्रम का उल्लेख या खुला आश्रम धारा 43 के अंतर्गत बताया गया है। याद रखिएगा, खुला आश्रम या खुला आश्रय बोला जाता है तो ये आपने सुना होगा कि जहाँ पे जो है आवश्यकता वाले या आवासीय सहायता वाले बच्चे रहते हैं, या ऐसे बच्चे जिनको बालाहार वगैरह से वंचन कर दिया जाता है या निराश्रित रहते हैं, उनको खुला आश्रम या खुला आश्रय में रखा जाता है अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत। अगर आपको इनके बारे में और डिटेल पढ़ना होगा ना, मैंने एक वीडियो डाला था ICPS, यहाँ पे एकीकृत बाल संरक्षण योजना वाला जो वीडियो था ना मेरा, उसमें मैंने पूरा और चीजें बताई थी, फास्टर केयर, आफ्टर केयर, खुला गृह, सारी चीजों के बारे में डिटेल और बताया हुआ था। ये केवल अधिनियम की बात कर रहे हैं। पोषण से वंचित बच्चों के लिए देखरेख एवं पोषण देखरेख का जो प्रावधान है वो किस धारा में मिलता है? तो धारा 44 है। पोषण एवं देखरेख संबंधित जो बातें हैं वो धारा 44 में ही बताया गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अधिनियम के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह से संबंधित जो जानकारी है किस धारा में मिलती है? तो संप्रेक्षण गृह खोला जाएगा, ऐसी जानकारी जो है आपको मिलेगी धारा 47 में। याद रखिएगा, यहाँ पे धारा 47 में बताया जाता है कि आपको जो है बाल संप्रेक्षण गृह की जो है एक स्थापना की जानी है, ये ध्यान रखेंगे। बाल संप्रेक्षण गृह आखिर रहता किसके लिए है? याद रखिएगा, ऐसे सभी बालक जिनका जांच लंबित रहता है और ऐसा माना जाता है कि वो अपराध कारित कर चुके हैं। तो अपराध कारित तो किए हैं पर अभी साबित नहीं हुआ है, जांच चल रही है, तो जांच के दौरान बालकों को जो है बाल संप्रेक्षण गृह में धारा 47 के अंतर्गत रखे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, धारा 47 के अलावा जो है धारा 48 है, यहाँ पे विशेष गृह आता है। धारा 47 में क्या बताया गया है आपका? संप्रेक्षण गृह, एक विशेष गृह का भी बताया जाता है, तो धारा 48 के अंतर्गत आता है। विशेष गृह में कैसे होंगे, क्या होंगे, पूरा ICPS वाला वीडियो आप देख सकते हो। वैसे विशेष गृह किन बालकों के लिए? याद रखिएगा, ऐसे बालक जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, मतलब हमने साबित कर चुका है कि उन्होंने क्या है, दोष किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो है, तो इसमें विशेष गृह के अंतर्गत रखा जाता है।
सुरक्षित स्थान या प्लेस ऑफ सेफ्टी, इसके बारे में जान लीजिए। अधिनियम की किस धारा में उल्लेख मिलता है? तो अधिनियम का एक धारा है 49, इसमें बताया जाता है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राज्य सरकार किसी राज्य में धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी। मतलब एक रजिस्ट्रीकृत स्थान की स्थापना करेगी जो धारा 41 में होगा, उसके अंतर्गत जो है उसको ही प्लेस ऑफ सेफ्टी मानेंगे। लेकिन उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी किसके अंतर्गत मानेंगे? धारा 49 के अंतर्गत। मतलब प्लेस ऑफ सेफ्टी के बारे में कहां पे बताया गया बोलेगा? तो धारा 49 के अंतर्गत। अगर जगह की बात करेगा तो फिर वो 41 आ जाएगा, लेकिन सुरक्षित स्थान की पूरी बात जो है धारा 49 में है, जिसमें बताया जाएगा कि जैसे बालक जिन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है या सिद्ध जो ठहराया गया है, उसको हम इसमें रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से अधिक वो इसलिए बोलता है क्योंकि 18 से 21 वर्ष के रहते हैं तो भी हम इसको डाल देते हैं, और ऐसा माने जाते हैं कि उन लोग जो है बालक थे तभी अपराध किए होंगे तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाल देते हैं, या 16 से 18 वर्ष के तो भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाल देते हैं हम लोग। तो बालक है तो उनको इसी में डाल देते हैं प्लेस ऑफ सेफ्टी में, धारा 49 के अंतर्गत। धारा 50 के अंतर्गत देख रेख एवं उपचार की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस चीज की स्थापना की जाती है? तो याद रखिएगा धारा 50 बाल गृह के अंतर्गत है। यदि किसी बच्चे को रख रखाव, देख रेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास, पुनर्वास, संरक्षण, इन सब की आवश्यकता है तो बाल गृह में हम उनको रखते हैं। धारा 50 के अंतर्गत ये रखी जाती है। याद रखिएगा इसमें पूरा सेवा वगैरह प्रदान की जाती है। उसके अलावा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा में मिलता है? याद रखिएगा अध्याय 8 के अंतर्गत जो धारा 56 है, धारा 56 में बताया गया है कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कैसी होगी। इस धारा 56 में आपको जो है ना, यह अध्याय 8 के अंतर्गत आता है, इसमें अलग अलग प्रकार के दत्तक ग्रहण मिलेगा। एक नातेदार से दूसरे नातेदार जैसे ग्रहण कर लिया, उसके अलावा अंतरदेशी दत्तक ग्रहण वगैरह वगैरह सब चीज इसी में पूरा मिलता है। इसके बारे में दत्तक ग्रहण के बारे में बताता है। फिर बाद में और प्रक्रिया बताई जाएगी कहां पे किसका होगा, है ना। जैसे कौन से मतलब कौन से जगह पे अंतरदेशी नातेदार ग्रहण होगा, कौन से पे जो है दत्तक ग्रहण होगा, अलग अलग है। फिर अलग अलग पूरा है, वो बहुत सारा रिपोर्ट है। लेकिन शुरुआती अधिनियम बोलोगे ना तो 56 है जहां पे केवल प्रक्रिया बताई गई है, और अलग अलग जो चीजें होती है दत्तक ग्रहण से संबंधित उसको फिर 56 के बाद फिर 57 से अलग अलग में बताया गया। पर याद रखिएगा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का उल्लेख तो अध्याय 8 धारा 56। बालक के प्रति यदि कोई क्रूरता करता है तो दंड का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो याद रखिएगा अध्याय 9 की धारा 75 में बालक के प्रति मतलब बालक के साथ कोई क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसके लिए अधिनियम है। किशोर न्याय निधि की स्थापना इस अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो जो बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम है उसमें किशोर न्याय निधि स्थापित होगा, ऐसा 105 में बताया गया है। 105 के अंतर्गत निधि मतलब कोष रहेगा, पैसा आएगा बालकों के कल्याण के लिए, कोष रहेगा किशोर न्याय निधि, मतलब किशोर बालक के लिए किशोर न्याय निधि 105 में। उसके अलावा राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी या जिला बालक संरक्षण एकक की स्थापना किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत की जाती है? तो 106 याद रखिएगा। अगर पुलिस एकक वगैरह बोला ना, बाल कल्याण वाला पुलिस एकक तो 107 है, लेकिन अगर राज्य का बालक संरक्षण सोसाइटी बोला या बालक संरक्षण एकक बोला जिला का तो 106 में आएगा वो। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का संशोधन विधेयक, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आज क्वेश्चन उठा दे। लोकसभा से ये संशोधन विधेयक 2021 पारित कब हुआ है? याद रखिएगा 24 जुलाई 2021 को। अगर इसको बोलेगा राज्यसभा से कब पारित हुआ है तो याद रखेंगे इसको आपको 2021 में ही पारित हो गया है। यहाँ पे याद रखिएगा 28 जुलाई 2021, ये दोनों लगभग पारित हो चुका है। इस पर अधिनियम अभी तक नहीं बना है पर बहुत जल्द फ्यूचर में बन सकता है। तो ये अधिनियम याद रखिएगा, इस पर अगर आता है तो इस साल इस पर कानून बनने की पूरी संभावनाएं हैं और हो सकता है इस साल कानून इस पर लाया जा सके। तो ये याद रखिएगा संशोधन का जो आपका आ चुका है, अब ये देखते हैं कि कब होगा, क्या होगा, इस पर पूरा चीजें जो है आपको मिलेगी। उसके अलावा एक चीज और याद रखना, किशोर न्याय बालकों की जो देखरेख संरक्षण अधिनियम है 2015, उसके बाद जो है एक आदर्श नियम भी लाया गया था 2016 में, उसको भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल आप सभी लोग। और इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये एक टॉपिक बचा हुआ था तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको करवा दिया। ICPS वाले में कोई सबसे संबंधित जो टर्म है उसको पूरा हमने जो है करवाया भी हुआ था। क्या बालक न्यायालय जो आपका जैसे खुला गृह क्या होता है, विशेष गृह क्या होता है,
सबके बारे में था। वहां पे फास्टर केयर कार्यक्रम, आफ्टर केयर कार्यक्रम, कितने पैसे किसको मिलते हैं, सारी चीजें हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। बिल्कुल इसी सुपरवाइजर प्लेलिस्ट में चल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक कर चुके रहते हैं तो दोबारा दबाने की जरूरत नहीं होती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और मेरा अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो अगर चाहिए होगा तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगी कैसे आपको क्वेश्चन हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। और आपको एक चीज और है, जैसे कुछ लोग जो है पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके लिए भी वहां पे रहेगा, वहां पे जो मोटिवेशनल वीडियो आएगा 2 से 5 मिनट का आएगा, ज्यादा बड़ा मैं टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगी। और हाँ, रात को आज वाला जो है 21 जनवरी का जो महिला सुपरवाइजर का स्पेशल टेस्ट है वो 7:30 बजे रात से शुरू होगा, आपको रात को रहेगा। ये याद रखना एक चीज को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पूरा उसको बनाना है। अपने कॉपी में आप जो है नंबरिंग करिएगा कि आपने किस किस क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं और आपने कितने आंसर 100 में से सही किए हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा, अपने माइनस मार्किंग के आधार पे देखिएगा, घटा के सर बता देंगे पूरा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद अपने मार्क्स को बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स पे डालिएगा ताकि हमको इससे आकलन हो सके कि एक प्रकार से कट ऑफ कितना जा सकता है आगे चल के। तो उस तरीके से हम एक बार जो है कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पेपर दीजिएगा। आप सभी को बहुत ज्यादा इसके लिए शुभकामनाएं हैं। आप ये मान के चलिएगा कि 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट में खुली भर्ती, 100 पोस्ट परिसीमित भर्ती। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है कि आपको जो है उतने में से अगर आपका नहीं भी निकला तो आगे चल के आपको अपनी तैयारी इतना मजबूत करना है कि अगले बार आप टॉप करो। तो ध्यान इसको रखना है, एक बार से नहीं होता, या 6 महीने की या 4 महीने की या 2 महीने की या 1 ही महीने की तैयारी में नहीं होता, लंबे समय से तैयारी लगती है। तो बिल्कुल इसके लिए रेडी रहिए। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।